Hello friends, how are you? And this is the chapter number first of NCERT history book, The Rise of Nationalism in Europe. And this is the part 2 of this chapter. Friend, इससे पहले हमने इस चैप्टर का 1 पार्ट किया था जिसमें आपने फ्रेडरिक स्यूरियो द्वारा जो कि 4 आपकी पेंटिंग्स की एक सीरीज़ थी वो बनाई गई थी और जिसमें उन पेंटिंग्स में उसने अपनी विज़न को क्रिएट किया था कि किस तरह का वर्ल्ड और यूरोप होना चाहिए। वो एक ऐसे वर्ल्ड और एक ऐसे यूरोप की मतलब कल्पना करता था या ऐसे यूरोप का निर्माण करना चाहता था जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, सोशल हो और आपका रिपब्लिक यूरोप हो, जहाँ पर सभी को पूरी तरह से फ्रीडम प्राप्त हो। तो इसी तरह की सीरीज़ उसने बनाई थी। और नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। मतलब ये पार्ट 2 है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और द आइडिया ऑफ द नेशन, राष्ट्र का विचार। बच्चों, अब यानी कि जो लोग थे फ्रांस के, उनमें किस तरह से लोगों के बीच नेशनलिज्म की फीलिंग लाई जाए, तो ये काम जो था वो क्रांतिकारियों का था। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। आप जानते हैं कि जो क्रांति थी वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो उसी की बात हो रही है कि फ्रांस में बच्चों क्रांति की सबसे पहली झलक 1789 में आई थी और तभी से लोगों के बीच नेशनलिज्म की फीलिंग आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोनार्की जो सिस्टम था वो समाप्त कर दिया, राजतंत्र, और वहाँ पर डेमोक्रेटिक जो थी वो सेटअप कर ली। तभी से उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी। एज यू वुड रिमेंबर वॉज अ फुल फ्लैग्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एबोलिस्ड मोनार्की। बच्चों, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण क्षेत्र पर एक निरंकुश राजा का अधिकार था, जो आपका लुई 16 था उसका। The political and the constitutional changes that came of the wake of the French Revolution lead to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। और फिर बच्चों बाद में जब क्रांति हुई और फिर फ्रांस में जो आपके पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंज आए थे क्रांति के द्वारा, उससे बच्चों जो पावर जो कि आपके राजा के हाथ में थी उससे निकलकर लोगों के हाथ में आ गई। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its डायनेस्टी। और फिर बच्चों क्रांति ने ये घोषणा भी कर दी, मतलब क्रांति के द्वारा ये भी पता चल गया कि जो लोग हैं वो अब मतलब राष्ट्र का निर्माण करेंगे और उसके भाग्य को एक नया रूप देंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस डेट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। बच्चों प्रारंभ से ही या शुरू से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक तरह के मतलब आपके कदम उठाए थे जिससे फ्रांसीसी जो लोग हैं, फ्रांस के जो लोग हैं, उनमें एक सामूहिक पहचान या कॉमन आइडेंटिटी जो है वो लोगों में विकसित हो सके। मतलब बच्चों 1789 से पहले जब क्रांति नहीं हुई थी तो जो फ्रांस था वो एक कंट्री के रूप में डेवलप नहीं हुआ था, यानी कि उसको एक देश का नाम नहीं दिया गया था और उस कंट्री की कोई पहचान नहीं थी। सब जो लोग थे वो अपने आप को एक किसी देश का हिस्सा नहीं समझते थे, वो पर्टिकुलर एक एरिया से ही बिलोंग करते थे और उनकी जो लैंग्वेज क्या है वो सब कुछ डिफरेंट समझते थे कि वो एक बाउंड्री के अंदर रहते हैं और एक बाउंड्री के अंदर रहने की वजह से उनकी राष्ट्र के प्रति कुछ ड्यूटी है, इस तरह की कोई भावना उनके अंदर क्रिएट नहीं हुई थी, वो क्रांति के बाद हुई थी। तो इस तरह की फीलिंग लोगों में कैसी लाई जाए, हाउ टू क्रिएट इट।
वही हम यहाँ पर देखेंगे। द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक बच्चों एक आपका फ्रांसीसी वर्ड है जिसका मीन्स होता है फादरलैंड, एंड ले सिटीजन्स जिसका मीन्स होता है सिटीजन इंग्लिश। एम्पेसिस्ट द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट अंडर आ कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर बच्चों लोगों के बीच मतलब एक कॉमन आइडेंटिटी विकसित करने के लिए जो क्रांतिकारी थे बच्चों, उन्होंने मतलब राष्ट्र को एक फादरलैंड का नाम दिया और सिटीजन का नाम दिया, कि उनको लोगों को बताया कि जो राष्ट्र है वो आपका पिता है और आपको उसकी उनके प्रति क्या फीलिंग रखनी है या क्या करना है, इस तरह की भावना को उन्होंने क्रिएट किया। और फिर उसके साथ उन्होंने एक यूनिटी मतलब संयुक्त कम्युनिटी जो थी उसके विचार को लोगों में क्रिएट किया, और इक्वल राइट की बात जो थी वो उन्होंने लोगों के सामने रखी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो इस तरह से जो लोग थे उनके अंदर आपकी एक कॉमन फीलिंग आने लगी अपने देश के प्रति। आ न्यू फ्रेंच फ्लैग दी ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। बाद में बच्चों फिर एक नया ट्राई कलर जो फ्लैग था वो चुना गया पुराने जो झंडा था उसकी जगह पर, मतलब जो राजा के समय में जो फ्लैग यूज़ होता था उसकी जगह पर नया ट्राई कलर फ्लैग जो था वो एडॉप्ट किया गया। द स्टेटस जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। बच्चों स्टेटस जनरल जो कि 3rd मेंबर्स द्वारा यू हैव रीड इन 9th क्लास आपने पढ़ा था कि स्टेटस जनरल जो कि 3rd मेंबर्स के लोगों की सभा थी, एक काउंसिल थी और 3rd स्टेटस के लोगों द्वारा चुनी गई थी स्टेटस जनरल बच्चों। तो अब इस समय स्टेटस जनरल जो कि आपके एक्टिव सिटीजन द्वारा चुनी जाती थी उसको एक नया नाम दिया गया। स्टेटस जनरल को क्या नाम दिया गया था? नेशनल असेंबली। न्यू हाइम्स वर कंपोज, नई तरह के बच्चों आपके श्लोक जो थे गान जो थे वो लिखे गए। ओथ टेकन मतलब शपथ ली गई। मार्टियर कम मेमोरेट ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, और आपके जो शहीद थे उनका गुणगान किया गया था, और ये सब एक राष्ट्र के नाम पर किया गया कि हमारा एक देश है और उसके प्रति हमारी ये ड्यूटी बनती है। इस तरह से लोगों को समझाया गया। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। Internal custom duty and dues were abolished and a uniform system of weight and measure was adopted। और इसके साथ ही बच्चों एक आपकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसको लागू किया गया। एक मतलब एक केंद्रीकृत जो थी सिस्टम उसे मतलब लागू किया गया, और जिसने अपने एक क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। मतलब एक सेंट्रल पावर जो थी वो बनाई गई और उसमें रहने वाले सभी नागरिकों के लिए जो कानून थे वो तैयार किए गए। और आंतरिक आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो ट्रेड होता था उस पर जो शुल्क लगता था, आपका जो टैक्स लगता था, उसे समाप्त कर दिया गया। और बच्चों आपकी नाप और तोल की एक समान नई व्यवस्था को लागू किया गया। Regional dialects were discouraged and the French as it was spoken and within in Paris became the common language of the nation। और इसके साथ ही बच्चों जो आपकी एक छोटे से एरिया में जो बोलियां बोली जाती थी उनको हटा दिया गया, और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी और बोली जाती थी वही अब राष्ट्र की भाषा बन गई। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर डेट इट वॉज द मिशन एंड द डायनेस्टी ऑफ द फ्रेंच नोशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म। डिपोटिज्म निरंकुश शासन यानी कि एक ऐसी सरकार जिसके जो हाथ में अनलिमिटेड पावर हो और उस पावर पर कोई कंट्रोल ना हो। अगर लोग उसका विरोध करना चाहें तो वो उनको भी दबा दे, वो आपकी क्या कहलाती है? डिपोटिज्म। और इसके साथ बच्चों जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ये बता दिया लोगों को कि फ्रांसीसी राष्ट्र, फ्रांस के जो लोग हैं उनके भाग्य के निर्माता वही हैं, और उनका ये एक मिशन है कि
यूरोप के जितने भी लोग हैं उन्हें फ्री कराना, किससे? राजा के राजतंत्र से। इन अदर what to help other people of Europe to become nations। और इसके साथ ही साथ बच्चों फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद भी देगा। मतलब बच्चों इसका ये है कि जो क्रांतिकारी जो थे उन्होंने मतलब डिक्लेयर किया कि उन्होंने एक मिशन बनाया है कि जो फ्रांस के जो लोग हैं उन्हें वो राजा के निरंकुश शासन से मुक्त कराएंगे और यूरोप के लोगों की सहायता करेंगे ताकि वो एक नेशन स्टेट को क्रिएट कर सकें। ये है इसमें। When the news of the event in France reached the different cities of Europe, students and the other members of the educated middle class begin setting up Jacobin clubs। और बच्चों जब ये जो इस तरह की घटनाएं जो थी उनकी खबर फ्रांस के दूसरे नगरों में पहुंची और यूरोप की दूसरे शहरों में पहुंची, तो जो स्टूडेंट और जो आपके एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो मेंबर्स थे वो भी इस तरह के क्लब्स वगैरह सेटअप करने लगे, जैकोबिन क्लब्स वगैरह बनाने लगे, क्रांतियों में पार्टिसिपेट्स करने लगे। देयर एक्टिविटी एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड दी वे फॉर द फ्रेंच आर्मी विच मूव्ड इनटू होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन दी 1790s। और क्रांतिकारी की एक्टिविटी और उनके जो कैंपेन्स थे बच्चों, उन्होंने एक रास्ता तैयार किया फ्रेंच आर्मी के लिए और वो आर्मी जो कि फिर आपकी 1790 के दशक में होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में घुस गई थी। विद द outbreak of the Revolutionaries War, the French army began to carry the idea of nationalism abroad। और बच्चों आपकी क्रांतिकारी युद्ध छिड़ने की वजह से जो फ्रेंच आर्मी थी उसने अब शुरू कर दिया था नेशनलिज्म के विचार को फैलाना, कहाँ पर? दूसरे जगह में, यूरोप के जितने और दूसरे कंट्री थी वहाँ फैलाना। बच्चों यहाँ पर आपका ये वर्सटाइल फोर्ट दिखाया गया है एक तरफ और दूसरी तरफ आपका जर्मनी में भी आपका एक वर्सटाइल जैसा ही आपका फोर्ट था जो कि वहाँ का जो किंग था उसकी निरंकुशता का प्रतीक था। तो जिस तरह से आपका वर्सटाइल फिनिश किया गया था वैसे ही इसे यानी कि जर्मनी में जो आपका फोर्ट था उसे भी फिनिश किया गया था। नेक्स्ट बच्चों, within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of reforms that he had already introduced in France। और बच्चों जो आपकी क्रांति जो हुई थी वो 1789 को हुई थी और उसके 10 years बाद 10 साल बाद आपका 1799 में फ्रांस में नेपोलियन का उदय हुआ जो कि एक आर्मी में था। अब बच्चों क्या था उसे सुनना जरा। अगर हम बात करें तो नेपोलियन के नियंत्रण में, कंट्रोल में जो एक विशाल जो क्षेत्र आए बच्चों, वहाँ उसने अनेक तरह के सुधारों की शुरुआत की। किसने बच्चों? नेपोलियन ने, जिन्हें फ्रांस में पहले से ही आरंभ किया जा चुका था। थ्रू आ रिटर्न टू monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient। और बच्चों फिर नेपोलियन के आने से फ्रांस में राजतंत्र वापस आ गया। ध्यान रखना कि राजतंत्र जो कि ख़त्म किया गया था क्रांति के द्वारा 1789 में, अब नेपोलियन द्वारा दोबारा से सेटअप कर दिया गया। तो फ्रांस में बच्चों राजतंत्र वापस आने से
नेपोलियन ने वहाँ पर प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया और प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। मतलब सिस्टम में उसने एक क्रांतिकारी जो सिस्टम था उसको फॉलो करना शुरू किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक अच्छी तरह से और कुशल बन सके। दी सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड। और बच्चों 1804 की नागरिक संहिता, जिसे 1804 की नागरिक संहिता बच्चों वो सिस्टम था जिसमें उसने वो रूल्स वगैरह बनाए थे, वो लिखे थे, उसे नागरिक संहिता कहा जाता था। और कब ये उसने बनाई थी? 1804 में, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता का नाम दिया गया था। इसमें बच्चों क्या क्या था? सिविल कोड ऑफ 1804 में डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। 1804 में जो सिस्टम उसने बनाए थे वो क्या क्या थे बच्चों? और उसने जन पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए, जो कि आपके जमींदार वगैरह को मिले थे, उन अधिकारों को उसने समाप्त कर दिया। उसने कानून के मतलब समक्ष सभी को बराबरी का मौका दिया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, जिसकी जो संपत्ति है उसको कोई भी हानि नहीं होगी। इस तरह के उसने कुछ सिस्टम नए इंट्रोड्यूस किए। दिस सिविल कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और बच्चों इस संहिता को फ्रांसीसी कंट्रोल के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। मतलब जहाँ जहाँ पर उसने कंट्रोल किया था दूसरे फ्रांस के बाहर जो अदर कंट्रियों पर, वहाँ पर भी उसने इस सिविल कोड को लागू करवाया। नेक्स्ट बच्चों, इन दी डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन simplified administrative division, abolished the feudal system and the French and freed peasants from serfdom and manorial due। और इसके साथ ही साथ बच्चों उसने डच जो कि गणतंत्र था उस समय, आपका स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। और इसके साथ ही साथ बच्चों जो सामंती व्यवस्था थी यानी कि जमींदारी सिस्टम था उसने उसको ख़त्म कर दिया और किसानों को मतलब दास्ता के मतलब चंगुल से छुड़ाया और जागीरदार शुल्कों से मुक्ति दिलाई। यानी कि जो किसान थे उनको आपका है ना दास बनाकर रखा जाता था, उससे उनको फ्री कराया। और जो जमींदार के यहाँ पर वो काम करते थे और बहुत उनको मतलब टैक्स वगैरह देते थे, उस चीज़ से भी उसने लोगों को, किसानों को मुक्ति दिलाई। तो कुछ तो काम ठीक किए थे बच्चों उसने। इन दी टाउन टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। और इसके साथ ही साथ बच्चों उसने शहरों में कारीगर के जो आपके संघ वगैरह होते थे उन पर से मतलब कंट्रोल हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा किया गया। पीसेंट आर्टिसियन वर्कर एंड न्यू बिजनेस एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। और इसके साथ ही साथ बच्चों आपके जो किसान, मजदूर, कारीगर और नए उद्योगपति, तो उद्योगपति ने नई मिली आज़ादी को चखा बच्चों। मतलब जो नई आज़ादी उन्हें मिली थी नेपोलियन के अंडर में, उसका उन्होंने मनोरंजन लेना शुरू कर दिया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी दैट फैसिलिटेटेड अ मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और फिर बच्चों जो नए सिस्टम जो कि नेपोलियन द्वारा नए और अपने कंट्रियों में शुरू की गए थे, तो फिर वहाँ के जो लोग थे जैसे कि बिजनेसमैन
और छोटी चीज़ों का प्रोडक्शन करने वाले आपके छोटे स्मॉलर आपके उत्पादक, वो बच्चों ये महसूस करने लगे कि एक समान कानून बनने से और नाप और तोल की अच्छी व्यवस्था बनने से और एक मतलब करेंसी यूज़ होने से एक इलाके से दूसरे इलाके में मतलब आपकी जो चीज़ें हैं उनके आने जाने से उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। इस तरह से उनको व्यापार में मतलब फ़ायदा होगा, उन्होंने ये महसूस किया। हाउएवर इन द एरिया कॉन्कर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रांस रूल वर मिक्स्ड। लेकिन बच्चों जीते हुए इलाकों में जो नेपोलियन द्वारा जो इलाके जीते गए थे एरिया में जो लोग थे, लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो मिली जुली थी, मतलब फ्रांस के लोगों के ही समान थी। दोनों की सेम प्रक्रियाएं थी, जो जीते हुए कंट्री के लोग थे उनकी भी और जो खुद फ्रांस के लोगों की सेम जो रिएक्शन था वो शुरू में एक जैसा था। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Metz, Milan, and Warsaw, the French army were welcomed as harbingers of liberty। और शुरुआत में बच्चों अनेक जगह जैसे कि आपके होलैंड, स्विट्ज़रलैंड के साथ ही साथ और भी कई शहर जैसे कि ब्रुसेल्स, मेस, मिलान और वॉर्सा में आपकी जो फ्रांसीसी सेना का जो स्वतंत्रता का तोहफा, फ्रांसीसी सेना द्वारा स्वतंत्रता का जो तोहफा लोगों को दिया गया था, लोगों ने उसका खुलकर स्वागत किया। उनको लगा कि जो मतलब नेपोलियन है वो उनके लिए एक नई तरह की फ्रीडम लेकर आया है, तो इन कंट्रियों ने उसकी इन सभी मतलब भावनाओं का आदर किया। आगे बच्चों देखते हैं क्या होता है। बट द इनिशियल enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। लेकिन बच्चों जल्दी ही ये जो उत्साह था लोगों में नेपोलियन के प्रति वो अब आपकी दुश्मनी में बदलने लगा, यानी कि लोगों का जो अच्छा नज़रिया था नेपोलियन के प्रति अब वो बदल गया। जब ये साफ होने लगा कि जो आपकी नई प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो राजनीतिक स्वतंत्रता के उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हैं। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड conscriptions into French armies required to conquer the rest of Europe all seems to outweigh the advantage of the administrative changes। और फिर बाद में बच्चों नेपोलियन के द्वारा जो कर थे उनकी जो मात्रा थी वो बढ़ा दी गई, सेंसरशिप लागू कर दी गई और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने यानी कि फ्रांसीसी सेना ने, नेपोलियन की सेना ने लोगों को ज़बरदस्ती से आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। और इससे बच्चों लोगों को बहुत नुकसान होने लगा और ये जो नुकसान था, जो फ़ायदे उनको मिले थे उससे कहीं ज़्यादा था। इस तरह से नेपोलियन के प्रति जो अदर कंट्री थे जिसको नेपोलियन ने जीता था वो अब उससे संतुष्ट हो गए। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।